ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमयी। Sri Aurobindo belongs to the future. Sri Aurobindo is an immortal sunlight radiating over the future. श्री अरविंद भविष्य के लिए है। श्री अरविंद एक महायोगी, महान साधक, शिक्षाविद, फ्रीडम फाइटर, एक कवि, तपस्वी। तो इसीलिए उन्होंने अपने साधना से मानव जाति का भविष्य को देख चुके हैं और इसीलिए उन्होंने भारत के बारे में जो महत्वपूर्ण बात की, अखंड भारत, वो उनका एक ड्रीम था। और उसके अलावा भारत विश्व गुरु बनेगा, ये भी इनका एक ड्रीम था। तो इसीलिए चाहे श्री अरविंद का योगो इंटीग्रल योगो, चाहे श्री अरविंद का एजुकेशनल फिलोसफी, या श्री अरविंद का जो ड्रीम है, सभी भविष्य के लिए है। श्री अरविंद योगो इंटीग्रल एजुकेशन एंड ऑल ड्रीम्स आर फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। ये भविष्य के लिए, मानव जाति का भविष्य के लिए उन्होंने सब कुछ बताया है। ठीक इसी तरह श्री अरविंद का जो सपना अखंड भारत है, और भारत का भविष्य के बारे में वो दर्शाता है। तो इस सपना साकार होगा और जरूर साकार होगा, लेकिन कैसे साकार होगा, इसके बारे में लोगों का मन में तरह तरह सवाल है। क्या ये पॉसिबल है? अगर होगा तो भी कैसे होगा? इस प्रकार का जो डाउट है, इस प्रकार का जो इन लोगों का मन में सवाल है, मैं आज हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि 28 तारीख मई 2023 भारत के इतिहास में एक नए अध्याय का शुरुआत हुआ। एक नया पन्ना जोड़ दिया गया और एक नया इमारत भारत का पार्लियामेंट भवन उसी दिन भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किए थे। लेकिन वहां पर एक मैप चर्चा का केंद्र बिंदु रहा, और मैप क्या है? अखंड भारत का था। तो इस मैप को लेकर कुछ देशों ने अपना नाराजगी इजहार किया, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। इनका मन में आशंका है कि क्योंकि इन मैप के पता चलता है कि ये एक साधारण मैप नहीं है, ये एक इतिहास का मैप है। शायद कुछ गलतफहमी हुआ होगा, जिसके कारण इनका मन में आशंका है, जो कि भारत सरकार ने दूर किया, कि जो मैप उधर दिखाई दिया गया वो किंग ऑफ अशोका एम्पायर को दर्शाता है, जो एक हिस्ट्रिकल मैप है, और ये एक पॉलिटिकल मैप नहीं है। इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं। और जहां तक रिश्ता का सवाल है, नेपाल के साथ भारत का रिश्ता काफी अहम, और बांग्लादेश के साथ भी। ये दोनों देश भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि नेपाल का तराई क्षेत्र के कुछ भाग जो मिथिला में है, और प्राचीन काल में जनकपुर मिथिला का राजधानी था, जहां राजा जनक थे। पुरानी रिश्ता, नेपाल के साथ भारत का पुराना रिश्ता, काफी पुराना। नेपाल के लोग
भारत में नौकरी कर रहे हैं। गोरखा बटालियन में नेपाल का रिश्ता है। नेपाल का बेटी भारत में शादी करते हैं तो भारत का बेटी हम भी जाकर नेपाल में शादी करते हैं, इसलिए ये रिश्ता काफ़ी नज़दीक है। ये बात कभी भी नेपाल भूलना नहीं चाहिए। उसके अलावा बांग्लादेश जो आज भी है, जैसे भी है, उसके पीछे भी भारत का भी हाथ है। ये बात बांग्लादेश में भूलना नहीं चाहिए। ये दोनों देश भारत का मित्र राष्ट्र है। उसके अलावा पाकिस्तान का बात है। पाकिस्तान तो हमारा पड़ोसी है। हम दोनों देश आज़ादी के लिए मिलकर लड़े थे, लेकिन बंटवारा हो गया दोनों देश के बीच। आज तक पाकिस्तान की सवाल है। पाकिस्तान जो है कि मानता नहीं। और पीओके की बात है, वो इसके लिए भारत का नीति साफ है, स्पष्ट है। और कश्मीर का बात जो रहा, कश्मीर तो भारत का हिस्सा है। जिस आधार पर सभी प्रिंसिपल स्टेट भारत में शामिल हुए थे, उसी आधार पर कश्मीर का महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन में साइन करने के बाद, यानी कि सहमति पत्र पर दस्तखत करने के बाद वो तो भारत का हिस्सा बन गया है। इसलिए बेवजह इसका मसला पाकिस्तान ला रहा है। फिर भी जो भी है, लेकिन अखंड भारत बनना तय है, ये होकर रहेगा। लेकिन जो मन में लोगों का सवाल आ रहा है इसके बारे में, मैं हर सवाल का आज जवाब देने की कोशिश करूंगा। लेकिन इसमें एक सवाल बहुत अहम है। अगर अखंड भारत बनता है तो भारत क्यों बड़े भाई का जिम्मेदारी निभाएगा, दूसरे देश क्यों नहीं? वो भी मैं बताऊंगा कि इसका दूसरा एंगल है। कुछ एंगल के बारे में चर्चा करूंगा। पहला तो हिस्ट्रिकल एंगल। जो इतिहास है उसको छुपा जा सकता है, लेकिन बदला नहीं जा सकता है। और इतिहास में है कि प्राचीन काल में भारत काफी बड़ा था और 24 देश भारत से अलग हुए हैं। लेकिन जब अंग्रेज सरकार का हुकूमत देश में आया, उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का इस्तेमाल किया और भारत को टुकड़ा टुकड़ा किया। लेकिन उसी समय में जो देश आज हम देख रहे हैं, अफगानिस्तान हो कि म्यांमार हो, नेपाल हो, भूटान हो, तिब्बत, श्रीलंका, सभी भारत से उसी समय अलग हुए थे। अंग्रेज सरकार ने ये देश को टुकड़ा टुकड़ा किया, लेकिन उसका तो घाव भरा नहीं था और पार्टीशन के समय फिर पाकिस्तान को बंटवारा करके वो भारत से अलग होना पड़ा। उसके बाद बांग्लादेश, इसी तरह भारत टुकड़ा टुकड़ा हुआ, बिखरता गया। ये तो इतिहास में है, जिसको कोई भी हम बदल नहीं सकते। ये जो इतिहास में है, जिन देशों ने भारत से अलग हुआ है, उसी समय ये एक भारत का एक जमीन का टुकड़ा था। लेकिन आज ये सब देश में बदल चुके हैं, ये सब देश है। इसीलिए सभी देश को हम इज्जत देना जानते हैं, सभी देश का इंडिपेंडेंस को हम जानते हैं, इसी का इंटीग्रिटी को भी हम जानते हैं। तो इसीलिए अखंड भारत इन सब देश को तो एक साथ इतिहास में जो जैसा है उसी प्रकार तो इसी रूप से तो देखना शायद कभी भी मुमकिन नहीं है। फिर भी अखंड भारत एक ऐसा सोच है, एक संगठन है, एक संघ है इसी देश को लेकर, जहां सिर्फ दोस्ती का माहौल बनेगा, दुश्मनी का कोई बात नहीं। और ये गढ़ने वाला बात है, ये तोड़ने वाला बात नहीं है अखंड भारत। और ये सपना एक दिन साकार होगा। इसके बाद और एक एंगल है, ज्योग्राफिकल एंगल है, जिसको कभी दरकिनार किया नहीं जा सकता। अगर हम देखेंगे कि जम्बू द्वीप का एक बड़ा हिस्सा, वही जो भारतवर्ष जिसे हम कहते हैं, उसके वहाँ पर हिमालय पर्वत
जो भारत की शान है वो भारत की आभूषण की तरफ है और भारत का एक प्रहरी की तरफ वो भारत का सामने खड़ा हुआ है। लेकिन वो जहाँ जहाँ तक इसका विस्तार है, मौजूदगी है, वहाँ वहाँ पर अखंड भारत का रूप दिखाई देता है। अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो या म्यांमार का कुछ देश हो, इसी का चपेट में आता है। उसके अलावा इंडिया और नेपाल, भूटान हिमालय पर्वत का दायरे में भी आता है और खासकर नेपाल और भूटान पूरा का पूरा इलाका हिमालय रीजन में आता है। तो प्रकृति ने इसको बनाया है। अखंड भारत तो प्रकृति ने बनाया है और हम कैसे इसको तोड़ेंगे? तो इसीलिए अगर हम देखेंगे उसी तरफ कि दक्षिण की दिशा में हम अपना नज़र घुमाएंगे तो भारत के नीचे भारत का नाम में एक महासागर है, भारत महासागर, और पूर्व दिशा में प्रशांत महासागर और पश्चिम में अरब सागर। ये तीनों का एक ही साथ होना बड़ी गजब का बात है। भगवान ने इस देश को कैसे गजब से बनाया। इस देश की रचना शायद किसी डिवाइन पावर, किसी दैवी शक्ति की सोच हो सकता है। और इस भारत महासागर के बीच श्रीलंका, इनका साथ तो हमारा कितना पुराना रिश्ता है, कितना गहरा रिश्ता है, ये तो सबको मालूम है। और हम देखेंगे तो म्यांमार, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब देश भारत की चारों तरफ एक सर्किल के तरफ जमा हुए हैं। तो ये भी एक जोग्राफिकली एक बड़ा दावा अखंड भारत के लिए जरूर हो सकता है। इसी तरह हम अखंड भारत के प्रबल दावेदार हैं और अखंड भारत के जायज कंसेप्ट है, इसी को किसी हाल में हमको करना है। तो और एक जो सवाल हमारे मन में आता है, क्या सचमुच बड़े भाई का भूमिका निभा सकता है भारत? क्यों नहीं? इंडिया हैज ए लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। भारत के पास सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर कंट्री, जिसके लिए भारत का एक अलग पहचान है। सभी धर्म और मजहब के लोग यहाँ रहते हैं और सभी को लेकर हम चलते हैं और इस से हमारा नेम एंड फेम सारे दुनिया में बढ़ रहा है। और इसके अलावा हम देखेंगे तो इंडिया हैज सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। एक डेडिकेटेड, डायनेमिक एंड डिबेटेड आर्मी हमारा पास है। जरूरत के समय जब भी देश मुसीबत में आता है, चाहे लड़ाई के समय में हो ना क्यों, ये आर्मी हमारे देश की नौजवान, चाहे एयरफोर्स के हो, चाहे नेवल स्टाफ हो, चाहे आर्मी हो, सब मिलकर एक डेडिकेटेड वे में एक हुस्सेत और समर्पण भाव से वो देश की सेवा करते हैं और जरूरत होने पर अपने जान तक कुर्बान कर देते हैं, सब कुछ निछावर कर देते हैं, जिसके लिए हमें नाज है। और हम देखेंगे तो इंडिया अभी इकोनॉमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इंडिया। और इस रफ्तार से अगर बढ़ता जाएगा इकोनॉमी हालात, तो ज़्यादा दूर नहीं, हम जब आज़ादी का 100 साल मनाएंगे, भारत एक डेवलप कंट्री बन सका है। उसी समय कोई इसमें सवाल नहीं, हम जरूर एक दिन डेवलप कंट्री बन जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है और होना चाहिए।
चाहे अखंड भारत का बात हो या भारत विश्व गुरु का बात हो, तभी हो सकता है जब हम एक बड़ा देश, एक शक्तिशाली देश हम बना सकते हैं। शक्तिशाली इस लिहाज से सिर्फ डिफेंस के नहीं, हम टेक्नोलॉजी क्षेत्र में हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, एजुकेशन मामले में हो, हर कई मुद्दा, डिप्लोमेसी सेक्टर में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, हर कई क्षेत्र में अपना उत्कर्षता प्रतिपादन कर सके, तब हम आगे बढ़ सकेंगे और ये सब लक्ष्य पूरा हो सकेगा। आज हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं, ये एक बड़ा शक्ति को दर्शाता है। वो भी अगर हम देखेंगे तो इसके अलावा और बहुत कुछ है, बहुत कुछ दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं और ये बड़ा सा देश जरूर साउथ एशिया रीजन में एक दिन बड़े भाई का भूमिका निभाएगा और अखंड भारत को सपना का साकार करेगा। लेकिन मन में सवाल जरूर होना लाजमी कि हमने क्या किया है, हमने कुछ किया है कि नहीं। अगर देखा जाए तो हम आज़ादी के बाद बहुत कुछ इस मामले में किया है। अखंड भारत के रास्ते में हमने बहुत किया है। जहाँ तक यूनिफिकेशन का सवाल है, हमने बहुत कुछ किया है, वो भी एक बड़ा कदम है अखंड भारत के रास्ता में। बांग्लादेश होना हो या कश्मीर से 370 धारा हटना, ये सब बड़ा बड़ा कदम हमने ले चुके हैं और इसके अलावा हम चुप नहीं बैठे हैं। और साउथ एशिया रीजन में हमने एक संगठन बनाया है जिसको हम सार्क कहते हैं। तो एक संघ की तरह वो काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। 8 दिसंबर 1985 को इसको शुरू किया गया। इसका बहुत बड़ा मकसद है, लक्ष्य है। सभी देश सार्क के अंडर में जो है, कुल मिला के 8 देश है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सब कुल मिला के 8 देश है जो सार्क के दायरे में आते हैं। और इनका मेन मकसद है आपस में तरक्की के लिए हर देश मुमकिन मदद दूसरे देश का करना चाहिए, वो इरादा है। और किसी का अंदरूनी मामला में दखलंदाजी होना नहीं चाहिए। इसी तरफ एक जॉइंटली वो मिलकर काम करने की इरादा में इसको गठन किया गया है। लेकिन सार्क जो कि उसके जो समिट ठीक से हो नहीं पा रहा है। 2014 में काठमांडू में एक समिट हुआ था, लेकिन जो पाकिस्तान में 2016 में समिट इस्लामाबाद में होने वाला था, वहाँ पर ये हुआ नहीं, कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि भारत इसमें शामिल हुआ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है। पाकिस्तान जो टेररिज्म को मदद कर रहा है और उरी में अटैक जो हुआ, इसके कारण भारत ने टेररिस्ट अटैक के जो खिलाफ उन्होंने ये फैसला लिया और उसमें शामिल हुआ नहीं। तो जिस मकसद से हमने सार्क बनाया तो सही मायने में काम नहीं हो रहा है। जिस तरफ वो आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ रहा है। इसके लिए मेन मुद्दा है भारत पाकिस्तान के जो रिलेशन है, जो हालात है, वो बदतर से बदतर होता जा रहा है। लेकिन इसका भी एक अल्टरनेटिव है और एक संगठन बनाया गया है जिसका नाम है बिस्टेक। 6 जून 1997 को बनाया गया है। बिस्टेक का मतलब क्या है? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसके तहत 4 देश है। और 22 दिसंबर 97 को इसमें म्यांमार शामिल हुआ और फरवरी 2004 को नेपाल, भूटान इसमें शामिल हुआ और कुल मिला के अभी यहाँ पर 7 देश यानी कि 7 कंट्रीज है। और इस संगठन जब बिस्टेक को बिम्स्टेक में बदल दिया गया। तो बिम्स्टेक का मतलब क्या है? द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्स फॉर मल्टीसेक्टरल इकोनॉमिकल, मल्टीसेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। तो
इसी हिसाब से वो दो संगठन, दो संघ साउथ एशिया रीजन में काम हो रहा है। एक सार्क है और दूसरा बिम्स्टेक है। सार्क में पाकिस्तान है लेकिन बिम्स्टेक में पाकिस्तान नहीं है। तो इसी तरह ये दो संगठन को आगे बढ़ाना जरूरी है और व्यक्तिगत और सभी कुछ प्रयास होना चाहिए। अगर मिसाल के तरफ पर हम देखा जाए तो एक शख्स जिसका नाम है मार्कंडे कारच्यू, उन्होंने अप्रैल 2, 2017 में IRA जो इंडियन रीयूनिफिकेशन एसोसिएशन फॉर्मेशन किए। उन्हें बड़े काबिलियत तारीफ की बात उन्होंने की है। उनको प्रयास जो है उसको सब मदद करना चाहिए, उसी तरफ हम आगे बढ़ना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज है, इंडियन प्रेस काउंसिल का चेयरमैन भी थे। तो इनका मेन मकसद है इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को किसी तरह शांति प्रक्रिया से रीयूनिफिकेशन कराना। इसी तरह हमारा देश की जो भी है सभी लोग अपना व्यक्तिगत स्तर से प्रचेष्टा करना चाहिए, राजनीतिक स्तर से हो या सरकार की ओर से हो, सब मिलकर प्रयास करना चाहिए कि ताकि हम अखंड भारत का जो सपना जल्दी से जल्दी साकार कर सकेंगे। लेकिन सबसे बड़ा समस्या इस रास्ते में पाकिस्तान है। क्या हम पाकिस्तान को छोड़ के अखंड भारत का सपना देख सकते हैं? नहीं, पाकिस्तान भी अखंड भारत का हिस्सा होगा, जरूर होगा, लेकिन इसके लिए समय की जरूरत है। जो गलतफहमी अभी प्रचार हो रहा है, लोगों को गलतफहमी हो रहा है, जो संदेश दिया जा रहा है दरअसल में वो दूर हो जाएगा। लोगों को अभी समझ में आ गया है कि जिस हालत जो पाकिस्तान का है, इस माली हालत का मेन कारण लोगों को पता चल गया है। अगर इसी समय अगर भारत होता तो बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि भारत पड़ोसी को पहले नेशन जो नाइबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत हमने देखेंगे तो 4 फिजिकल ईयर्स में हमने अपने पड़ोसी देश को सिवाय पाकिस्तान 21,101.52 करोड़ रुपया का मदद किया है। एंड so far as Afghanistan is concerned, we have contributed so much. तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमने अफगानिस्तान को दे चुके हैं और दे रहे हैं भी। इसी तरह हम दूसरे को लिए हम मदद कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी हम कर सकते हैं। लेकिन हमारे बीच में जो रिश्ता है, इस दरार को हटाना होगा, इस माहौल का बनाना होगा ताकि हम पाकिस्तान की भी मदद कर सकें। लेकिन इसका समय को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हम दूसरे को मदद करना हमारा धर्म है। वसुधैव कुटुंबकम, समग्र विश्व परिवार, ये सनातन धर्म का संदेश है। ये तो हमारा देश की नीति का हिस्सा है। तो इसीलिए इस सच से ये देश आगे बढ़ रहा है। सबका साथ लेकर हम जा रहे हैं, सबके लिए हम विकास करना चाहते हैं, सारे दुनिया के लिए हम सोचते हैं। जब घर में पूजा हवन होता है ना, अपने परिवार का हम मंगल कामना करते हैं, उसके अलावा देश का, विश्व के लिए हम हवन करते हैं और विश्व शांति के लिए हम काम करते हैं। यानी कि हम अंतरिक्ष शांति तक हम बात करते हैं। तो इसीलिए जियो और जीने दो हमारा नीति का हिस्सा है। हम तो जीते हैं और दूसरे के लिए जीना भी हमारा काम है। इसका बहुत उदाहरण हम देख चुके हैं। जहाँ के हाल ही में हुआ, जो भूमिकंप हुआ, अर्थक्वेक हुआ, हमने तुर्की हो या सीरिया, ना हम किसी को दुश्मनी की दलदल में फंसना नहीं चाहते हैं। उससे परे हम सभी को मदद करना चाहते हैं। हमारे लिए कोई दुश्मन नहीं, कोई दोस्त नहीं। हमको सबको बराबर का दर्जा दे के हम मदद करते हैं, क्योंकि हमारा नीति का हिस्सा है। हम सबको मदद करेंगे, क्योंकि जियो और जीने दो हमारा नीति का हिस्सा है। हम दूसरों के लिए जी रहे हैं। भारत अपने के लिए सिर्फ नहीं जी रहा है, भारत समग्र विश्व के लिए जी रहा है। तो इसी तरफ हम दूसरे को मदद करेंगे और हम अखंड भारत के रास्ते में हम आगे बढ़ चुके हैं और भारत विश्व गुरु बनने के लिए ये भी तय है। इसके रास्ते में हम आगे बढ़ रहे हैं। और श्री अरविंद का जो सपना और इसके अलावा जो सपना सभी जो नेताओं का, सभी देशवासियों का सपना जरूर एक दिन साकार होगा।
लेकिन समय का इंतजार करना पड़ेगा और इसके लिए हमारा कुछ फर्ज बनता है देश के लिए। और ये रास्ता कैसे आसान होगा, लेकिन पाकिस्तान तो हमारे लिए सिरदर्द बना हुआ है। क्या पाकिस्तान के लिए हमने कुछ किया है? ये सवाल का भी जवाब मैं दूंगा, हमने बहुत किया है। क्या है? 2 जुलाई 1971 को पाकिस्तान और भारत के बीच में एक करार हुआ था, एक समझौता हुआ था, जिसको हम शिमला एग्रीमेंट कहते हैं। और भारत का उसी समय प्रधानमंत्री मिसेस इंदिरा गांधी थे और पाकिस्तान का प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो ने, वो बहुत कुछ सोचकर शिमला एग्रीमेंट हुआ था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो जुलाई 12 1976 को समझौता एक्सप्रेस हमने चलाया पाकिस्तान के लिए, ताकि हमारे लिए रिश्ता सुधर जाए, जो दरार है रिश्ते में वो हट जाए और स्थिति बरकरार रहे। लेकिन वो भी टिक नहीं सका और लास्ट सर्विस समझौता एक्सप्रेस का अगस्त 2019 में खत्म हो गया। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो भारत का जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक शानदार कदम ले चुके थे। वो 19 फरवरी 1999 को रिश्ता कायम करने के लिए, रिश्ता बढ़ाने के लिए दिल्ली से लाहौर तक उन्होंने बस चलाए थे। लेकिन उसके बाद कारगिल का युद्ध का सामना करना पड़ा, तो पाकिस्तान ने हमें ये सिला दिया। हम जब भी रिश्ता बढ़ाने के लिए कोई कदम लेते हैं, इसके आड़ में हमें धोखा मिलता है। और 13 दिसंबर 2001 को फिर भारत के सार आन बान शान जिसे हम कहते हैं, पार्लियामेंट पर अटैक हुआ। ये तो बर्दाश्त के बाहर था, हम कैसे उसे बर्दाश्त कर सकेंगे। तो इसीलिए मजबूरन जो बस सर्विस था, इसको बंद करना पड़ा। इसी तरह रिश्ता हम बनाते गए, लेकिन समय के धारा में बहता गया और रिश्ता में दरार भी बढ़ता गया। इसके बावजूद हम प्रयास कर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब पहला दफा एक प्रधानमंत्री हैसियत से वो ओवरटेकिंग ले रहे थे, उसी दिन वो मई 27 2014 को सभी सार्क देशों को बुलाया गया था, जहां पर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आए थे। दोनों नेता आपस में गले मिले, तो पल भर के लिए उम्मीद जगा था, शायद कुछ हो सकेगा, रिश्ता हो सकेगा, शायद पाकिस्तान और भारत में जो दरार खत्म हो जाएगा, तो खेल कूद में खासकर क्रिकेट का माहौल बनेगा, हॉकी का खेल हो सकता है, जो पहले हो रहा था लेकिन आज हो नहीं पा रहा। इसके लिए मन में जो मलाल है वो दूर हो जाएगा, रिश्ता अच्छा रहेगा और हम दोनों मिल के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं हो पा रहा है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 दिसंबर 2015 को पाकिस्तान गए थे और भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनका काउंटर पार्ट नवाज शरीफ के ग्रैंड डॉटर के मैरिज सेरेमनी में शामिल हुए थे। वो भी एक फ्रेंडली डिप्लोमेसी था, लेकिन उसका कोई असर ठीक से साबित हुआ नहीं। बार बार हमें आतंकवादी का अटैक करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ा है। उसके बाद हुआ अटैक, उरी अटैक हुआ, पुलवामा अटैक हुआ। इसके लिए हमको सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ा, बालाकोट एयर स्ट्राइक करना पड़ा। तो इसी प्रकार हमारा जो रिश्ता आगे बढ़ नहीं पा रहा है, लेकिन उम्मीद रहना चाहिए, उम्मीद जगना चाहिए कि रिश्ता जरूर होगा, रिश्ता बन पाएगा। अखंड भारत के रास्ता में पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा, भारत भी आगे बढ़ेगा। सभी देश जो जिसके बारे में चर्चा हो चुका है, सभी हम एक होंगे, लेकिन कैसे एक होंगे, किस आधार पर एक होंगे, किस तरफ अखंड भारत का सपना साकार होगा, इसके बारे में भी चर्चा होगा। और एक नागरिक होने के नाते हम अपना फर्ज कैसे अदा करें, हमारा क्या फर्ज बनता है,
ये सब के बारे में मैं फिर बाद में विस्तार से चर्चा करूंगा। मैं आज इतना मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूं। सबको धन्यवाद देता हूं। सबका मंगल हो। वंदे मातरम।